इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल अतीत की धूल में दबे हुए शब्द नहीं होते, बल्कि वे समय के साथ चलते रहते हैं, पीढ़ियों को सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं। सम्राट अशोक ऐसा ही एक नाम है। वह केवल मौर्य वंश का शासक नहीं था, वह मानव चेतना के सबसे बड़े परिवर्तन का प्रतीक था। उसकी कहानी तलवार से शुरू होती है, लेकिन करुणा पर समाप्त होती है। उसकी यात्रा सत्ता से आत्मा तक की यात्रा थी। ईसा पूर्व 3री शताब्दी का भारत एक विशाल, जटिल और संघर्षों से भरा हुआ भूभाग था। उत्तर में हिमालय की छाया, दक्षिण में समुद्र की लहरें और बीच में राजनीतिक शक्ति के लिए निरंतर संघर्ष। इसी भूमि पर मौर्य साम्राज्य खड़ा था, एक ऐसा साम्राज्य जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी दूरदृष्टि और चाणक्य की नीति से स्थापित किया था। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार ने इस साम्राज्य को संभाला और उसकी सीमाओं को सुरक्षित रखा। इसी शाही वातावरण में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो आगे चलकर इतिहास की दिशा बदलने वाला था, अशोक। बचपन से ही अशोक दूसरों से अलग दिखाई देता था। जहां अन्य राजकुमार शास्त्र और कला में रुचि दिखाते थे, वहीं अशोक को अस्त्र शस्त्र आकर्षित करते थे। उसकी आंखों में कोमलता कम और तीव्रता अधिक थी। वह प्रश्न पूछता था, राजा कमजोर क्यों नहीं हो सकता? शक्ति क्यों न दिखाई जाए? दरबार के बुजुर्ग उसे देखते और मन ही मन आशंका से भर जाते। उन्हें लगता था कि यह बालक बड़ा होकर या तो महान बनेगा या विनाशकारी। युवावस्था में पहुंचते पहुंचते अशोक की महत्वाकांक्षा स्पष्ट हो चुकी थी। उसे शासन सिखाया गया, युद्ध की रणनीतियां समझाई गईं और जल्द ही उसे कठिन क्षेत्रों में भेजा जाने लगा। तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ तो बिंदुसार ने अशोक को भेजा। वहां अशोक ने विद्रोह को कुचल दिया, तेजी से, निर्दयता से। विद्रोही समाप्त हुए, शांति लौटी, लेकिन उस शांति की कीमत भय थी। उज्जैन में भी यही हुआ। जहां अशोक जाता, व्यवस्था तो बनती, लेकिन लोगों के मन में डर बैठ जाता। यहीं से उसका नाम पड़ा, चंद अशोक। एक ऐसा राजकुमार जिसे सत्ता पाने के लिए किसी भी सीमा तक जाने में संकोच नहीं था। बिंदुसार के दरबार में कई पुत्र थे, लेकिन अशोक सबसे अधिक सक्षम और सबसे अधिक खतरनाक माना जाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, यह स्पष्ट होने लगा कि सिंहासन के लिए संघर्ष अवश्यंभावी है। जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो मौर्य साम्राज्य के भीतर उथल पुथल मच गई। सत्ता खाली थी और महत्वाकांक्षाएं जीवित। इतिहासकारों के अनुसार अशोक ने सिंहासन पाने के लिए अपने कई भाइयों को मरवा दिया। चाहे इतिहास इस तथ्य को पूरी तरह स्वीकार करे या नहीं, इतना तय है कि सत्ता तक पहुंचने का मार्ग रक्त से होकर गया। अंततः ईसा पूर्व 268 में अशोक मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना। पाटलिपुत्र में उत्सव मनाया गया, नगाड़े बजे, जनता ने जयकार की, लेकिन उस सिंहासन के नीचे कई अधूरी सांसों की गूंज दबी हुई थी। सम्राट बनने के बाद अशोक ने अपने साम्राज्य को और विस्तृत करने का निश्चय किया। उसके लिए शासन का अर्थ था विस्तार, और विस्तार का अर्थ था विजय। लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप मौर्य साम्राज्य के अधीन आ चुका था, लेकिन एक क्षेत्र अब भी स्वतंत्र था, कलिंग। कलिंग केवल एक राज्य नहीं था, वह स्वतंत्रता का प्रतीक था। समुद्री व्यापार से समृद्ध, अपने स्वाभिमान पर गर्व करने वाला क्षेत्र। अशोक ने पहले कूटनीति से प्रयास किया, लेकिन जब कलिंग ने झुकने से इनकार किया तो निर्णय लिया गया, युद्ध। ईसा पूर्व 261 कलिंग की धरती पर इतिहास का सबसे भीषण युद्ध लड़ा गया। मौर्य सेना विशाल थी, हाथियों की कतारें, घुड़सवार, पैदल सैनिक, हथियारों की चमक और युद्ध के घोष। कलिंग की सेना छोटी थी, लेकिन उनका साहस अडिग था। युद्ध दिनों तक चला, तलवारें टकराईं, भाले टूटे और धरती पर रक्त की नदियां बहने लगीं। इतिहास के ग्रंथ बताते हैं कि इस युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए और 1.5 लाख से अधिक लोग बंदी बनाए गए। लेकिन आंकड़े उस पीड़ा को नहीं बता सकते जो उस भूमि ने देखी। गांव जल गए, परिवार उजड़ गए, बच्चे अनाथ हो गए। यह विजय नहीं थी, यह विनाश था। युद्ध के बाद अशोक स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। वह विजय का दृश्य देखने आया था, लेकिन जो उसने देखा, उसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। चारों ओर लाशें थी, घायल सैनिक कराह रहे थे। एक स्त्री अपने मृत पति के पास बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं बचे थे। एक माँ अपने बच्चे को बार बार पुकार रही थी, जैसे वह अभी उठ जाएगा। उसी क्षण अशोक के भीतर पहली बार एक प्रश्न उठा, क्या यही विजय है? उस रात अशोक सो नहीं पाया। उसके मन में युद्ध की आवाजें गूंजती रहीं।
तलवारों की टकराहट, लोगों की चीखें, जलते घरों की गंध। पहली बार उसने स्वयं को दोषी महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि उसने जो जीता है वह भूमि नहीं बल्कि दुहक है। यही वह क्षण था जहां इतिहास ने करवट ली। कलिंग युद्ध के बाद अशोक पहले जैसा नहीं रहा। वह मौन रहने लगा, दरबार में कम बोलता, अधिक सोचता। उसी समय उसका संपर्क बौद्ध भिक्षुओं से हुआ। उसने बुद्ध के उपदेश सुने, अहिंसा, करुणा, संयम और मध्यम मार्ग। ये शब्द पहले भी कहे गए थे, लेकिन अब वे अशोक के हृदय में उतर रहे थे। अशोक ने यह समझा कि वास्तविक शक्ति दूसरों को जीतने में नहीं बल्कि स्वयं को जीतने में है। उसने युद्ध त्यागने का संकल्प लिया। यह निर्णय आसान नहीं था। एक सम्राट के लिए तलवार छोड़ना कमजोरी समझी जाती थी, लेकिन अशोक ने परंपरा को चुनौती दी। अब उसके आदेश बदल गए। मृत्युदंड कम किए गए, पशुबलि पर रोक लगी, चिकित्सा व्यवस्था सुधारी गई, सड़कों के किनारे वृक्ष लगाए गए, कुएं खुदवाए गए, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनी। अशोक ने कहा, प्रजा केवल कर देने वाली नहीं, वह मेरी जिम्मेदारी है। उसने अपने विचारों को शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाया। ये शिलालेख केवल आदेश नहीं थे, वे एक सम्राट की आत्मस्वीकृति थे। उसने स्वीकार किया कि कलिंग युद्ध ने उसे पीड़ा दी। यह इतिहास में पहली बार था जब किसी विजेता ने सार्वजनिक रूप से अपने पश्चाताप को स्वीकार किया। अशोक ने अपने दूत दूर दूर भेजे, श्रीलंका, मध्य एशिया, यूनान, मिस्र तक। ये दूत युद्ध का संदेश नहीं बल्कि धम्म का संदेश लेकर गए। उसका उद्देश्य साम्राज्य बढ़ाना नहीं बल्कि विचार फैलाना था। धीरे धीरे चंद अशोक का नाम इतिहास में पीछे छूटने लगा और धम्म अशोक सामने आया। वह अब केवल भारत का सम्राट नहीं था, वह मानवता का प्रतिनिधि बन चुका था। उसके शासन में साम्राज्य स्थिर रहा, क्योंकि वह भय से नहीं, विश्वास से चल रहा था। आज जब हम अशोक स्तंभ देखते हैं, तो वे केवल पत्थर नहीं होते, वे उस व्यक्ति की कहानी कहते हैं जिसने अपनी सबसे बड़ी विजय युद्ध में नहीं, बल्कि अपने भीतर हासिल की। अशोक हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन संभव है। चाहे अतीत कितना भी रक्तरंजित क्यों न हो, भविष्य करुणा से भरा जा सकता है। अशोक का जीवन यह प्रमाण है कि सच्ची महानता सत्ता में नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व में है। वह इतिहास का वह अध्याय है जो हमें बताता है कि मानवता की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब हिंसा हार जाती है।